बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिदा बेगम, माविन मौल्लिमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल कुडलगी, ज़िला बल्लारी, आज की इस क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो आज हम समाजी साइंस मज़मून पढ़ने वाले हैं, तो जो दहम जमात से है और बाब नंबर 2 है और तारीख़ के हिस्से से है, और बाब का नाम है अंग्रेज़ी हुकूमत की तौसी। तो इसको 2 यूनिट में पढ़ने वाले हैं हम। तो आज पहले यूनिट का मुतालिया आज की इस क्लास में हम करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने तारीख़ के हिस्से में पहला सबक यूरोपीय अक़वाम की आमद पढ़ चुका है। तो चलिए, आपने इस सबक को कितना याद रखा है जानने के लिए चंद सवालात सरगर्मी के ज़रिए करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक नक्शा आया है, तो जिसमें एक मुकाम की निशानदही की गई है। तो आपको पहचानना होगा कि नक्शे में जिस मुकाम की निशानदही की गई है वो जो है किसका तिजारती मरकज़ था, या किस यूरोपीय कौम का तिजारती मरकज़ था। पहले ये देखिए कि जो है वो मुकाम कौन सा है, और जो है बताइए कि किसका तिजारती मरकज़ था। शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। तो ये गोवा है जिसकी निशानदही की गई है नक्शे में, और ये पुर्तगाली यूरोपीय कौम का तिजारती मरकज़ था। इसके बाद चलिए और एक सरगर्मी करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर और एक नक्शा आ गया है आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पर 3 मुकामात की निशानदही यहाँ पर की गई है। तो अब आपको ये पहचानना होगा कि ये जो है मुकामात जो नक्शे में आपको बताए गए हैं वो कौन सी यूरोपीय कौम के तिजारती मराकिज़ थे। शाबाश, ये अंग्रेज़ों के तिजारती मराकिज़ थे, और वो मुकामात थे मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। तो ये अंग्रेज़ी तिजारती मराकिज़, जिन्हें अंग्रेज़ी प्रेसिडेंसीज़ भी इन्हें कहा जाता था। शाबाश, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो चलिए, अब एक और सवाल का जवाब दीजिए। अंग्रेज़ों ने 2 अमली हुकूमत कौन सी रियासत में जारी की थी? तो नक्शे में उसकी निशानदही भी की गई है, देखिए उस मकाम की निशानदही भी की गई है। तो उसको देखकर आपको पहचानना होगा कि कौन सा मुकाम है वो जहाँ पर 2 अमली हुकूमत शुरू की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आप लोगों ने। तो ये इलाक़ा बंगाल का था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने 2 अमली हुकूमत जारी की थी। तो यहाँ पर तारीख़ के पहले हिस्से में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह अंग्रेज़ जो है यहाँ पर तिजारत की गरज से हिंदुस्तान आए थे, और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के सियासी मामलात में हिस्सा लिए और हमारी रियासतों पर कब्ज़ा जमाना इन्होंने शुरू किया था। और अंग्रेज़ों ने कर्नाटक की जंगों में हिस्सा लिया था, और उसमें कामयाबी हासिल करके कर्नाटक रियासत पर इनका कब्ज़ा हो चुका था। और साथ ही साथ प्लासी की जंग, बक्सर की जंगों के ज़रिए भी अंग्रेज़ों ने बंगाल जैसी एक बड़ी रियासत पर भी अपना कब्ज़ा जमाया था। तो ये तमाम चीज़ें आप हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद सबक में पढ़ चुके हैं। तो अब जो है अंग्रेज़ों की नज़र हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों पर थी कि किसी भी तरह हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों पर भी वो अपनी हुकूमत को क़ायम कर सकें और अपनी हुकूमत की तौसी कर सकें, यानी अपनी हुकूमत को बढ़ा सकें। तो अंग्रेज़ों ने किस तरह अपनी हुकूमत की तौसी की या अपनी हुकूमत को बढ़ाया, तो इसी से मुताल्लिक़ हमें तारीख़ के दूसरे बाब अंग्रेज़ी हुकूमत की तौसी सबक में पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ पर आप एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रखिएगा और अहम नुकात को नोट करते जाइए। तो सबक का नाम है अंग्रेज़ी हुकूमत की तौसी। तो इस सबक में हम जिन नुकात का आज मुतालिया करने वाले हैं, तो वो पहली एंग्लो मराठा जंग है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है अहद मुआविनत की पॉलिसी, तीसरा पॉइंट है अहद मुआविनत पॉलिसी के उसूल व शराइत। तो इन 3 नुकात का आज हम मुतालिया इस क्लास में आज करने वाले हैं। तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत की या सल्तनत की तौसी के लिए 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के वस्त तक
कई जंगें अंग्रेज़ों ने किए या कई जंगों में अंग्रेज़ों ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ जंगों के अलावा अहद माविनत की पॉलिसी और मसले अल्हाक या बाज़ गश्त की पॉलिसियों के ज़रिए अपनी हुकूमत को बढ़ाने की कोशिश भी की। तो ये पॉलिसियाँ क्या थीं, इनसे भी मुताल्लिक़ हमें इसी सबक में पढ़ना है। तो जो जंगें अंग्रेज़ों ने की तो वो हिंदुस्तान के जुनूब मगरिब और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में अंग्रेज़ों ने जंगें लड़ी थी। तो उनमें 3 एंग्लो मराठा जंगें शामिल हैं और 4 एंग्लो मैसूर जंगें और 2 जो हैं एंग्लो सिख जंगें शामिल हैं। तो आज के इस सबक में जो है इस सबक में हम 3 एंग्लो मराठा जंगें और 2 एंग्लो सिख जंगों से मुताल्लिक़ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एंग्लो मराठा जंगें। तो एंग्लो मराठा जंगें यानी यहाँ पर अंग्रेज़ों और मराठों के दरमियान होने वाली जंगों को जो है एंग्लो मराठा जंगें कहा जाता है। तो ये कुल 3 जंगें हुई थी मराठों और अंग्रेज़ों के दरमियान में। तो आज की क्लास में हम सिर्फ एक जंग से मुताल्लिक़ पढ़ने वाले हैं। तो इसके वजूहात क्या थे, इसके असरात क्या निकले, तो ये तमाम चीज़ें हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो पहली एंग्लो मराठा जंग 1775 से 1782 ईस्वी के दरमियान हुई। तो इसके वजूहात क्या थे ये जानेंगे हम। तो बक्सर की जंग में शिकस्त खाकर और अंग्रेज़ों की कैद में रहने वाले शाह आलम दुआम को मराठों ने दिल्ली के तख्त पर बिठाया। तो बक्सर की जंग जब हुई थी 1764 ईस्वी में, तो उसमें शिकस्त खाने वाले मुग़ल शहंशाह शाह आलम दुआम को अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया था। तो यहाँ पर मराठों ने क्या किया, शाह आलम दुआम को कैद से रिहा करा के मराठों ने दिल्ली के तख्त पर बिठाया। यानी फिर से जो है दिल्ली का बादशाह जो है शाह आलम को मराठों ने बनाया। तो उसके बदले में मुग़ल हुक्मरान शाह आलम ने अंग्रेज़ों के तहत आने वाले 2 इलाक़े मराठों को दिए। तो वो 2 इलाक़े थे अहमदाबाद और कोटा नाम की रियासतें। तो इनको मराठों को लौटाया शाह आलम। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के अहम तिजारती मराकिज़ थे ये, तो इस वजह से जब ये मराठों को शाह आलम ने दिया तो मराठों और अंग्रेज़ों में आपसी जो है दुश्मनी पैदा हुई। तो ऐसे ही हालात में इसी वक्त 1772 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव अव्वल का इंतकाल हुआ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माधवराव अव्वल की तस्वीर। तो ये पेशवा था, ये जो पूना से हुकूमत करते थे। पेशवा यानी ये भी बादशाह ही होते थे, मराठा सरदार ही होते थे जो पूना से हुकूमत करते थे। तो 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव अव्वल का इंतकाल होता है। तो उसके इंतकाल के बाद इसका भाई नारायण राव जो है इसको पेशवा बनाया गया। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नारायण राव की तस्वीर। तो नारायण राव को जो है पेशवा बनाया गया माधवराव के इंतकाल के बाद। लेकिन दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इसका चचा था रघुनाथ राव, जिसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये भी जो है पेशवा बनने का ख्वाहिशमंद था, यानी पेशवा बनना चाहता था। तो जिसके लिए इसने क्या किया, नारायण राव का कत्ल करवाया। तो इसने जो है नारायण राव का जब कत्ल करवाया तो पेशवा के मुकाम के लिए यहाँ पर हलचल शुरू हुई। यानी पेशवा बनने के लिए यहाँ पर मराठा सरदारों में जो है यहाँ पर मुकाबला शुरू हुआ। तो ऐसे हालत में अब मराठों के पेशवा थे या एक लीडर थे, पेशवा नहीं बल्कि लीडर या रहनुमा थे, तो जिनका नाम था नाना फडणवीस। तो इन्होंने क्या किया, नाना फडणवीस ने अपनी क़यादत में नारायण राव के कमसिन बेटे माधवराव दुआम को जो है पेशवा बनाया। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं माधवराव दुआम को जो है पेशवा नाना फडणवीस ने बनाया। तो यहाँ पर जो है अब दूसरी तरफ रघुनाथ राव भी पेशवा बनने का ख्वाहिशमंद था। तो जब मराठों से हिमायत न मिली इसे रघुनाथ राव को, तो ये अंग्रेज़ों से इसने मदद तलब की। यानी अंग्रेज़ों के पास चला गया ये और अंग्रेज़ों के साथ इसने
मुआहिदा सूरत पर दस्तखत किए। तो जिसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुआहिदा सूरत नामी मुआहिदे पर इसने दस्तखत किए। तो इस मुआहिदे के तहत पेशवा बनाए जाने की सूरत में सालसट और बेसिन के इलाके अंग्रेज़ों के हवाले करना तय पाया। यानी अंग्रेज़ों ने शर्त रखी कि अगर पेशवा बनाया गया रघुनाथ राव को तो सालसट और बेसिन के इलाके अंग्रेज़ों को देगा। तो ये सालसट और बेसिन के इलाके अंग्रेज़ों के हवाले करना तय पाया मुआहिदा सूरत के तहत। तो अंग्रेज़ों ने इस मौके को एक सुनहरी मौका जाना और अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने इसे इस्तेमाल किया। तो अंग्रेज़ यही चाहते थे कि किसी भी तरह हिंदुस्तान के जो है सियासी मामलात में दखल अंदाजी करें। तो ये सुनहरी मौका इनके हाथ आया अब जब रघुनाथ राव इनकी मदद तलब किया। तो अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव की मदद के लिए अपनी फ़ौज लेकर जो है यहाँ पर माधवराव दुवम जो पेशवा बनाया गया था तो वहाँ पर इन्होंने हमला किया और मराठा सरदार और अंग्रेज़ों के बीच 1775 से 1782 तक जो जंग हुई वही जो है पहली एंग्लो मराठा जंग कहलाई। तो ये 1775 से 1782 तक होने वाली जंग पहली एंग्लो मराठा जंग थी। तो इस जंग के क्या नतायज निकले, क्या असरात हुए? तो जंग की इब्तिदा में मराठों को कामयाबी हासिल हुई, मराठे सरदार जीत हासिल किए। लेकिन जो है आगे चलकर यहाँ पर अहमदाबाद अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। जो मराठों के कब्ज़े में था, जिसे शाह आलम ने मराठों को दिया था, तो वापस अंग्रेज़ों ने अहमदाबाद शहर पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और 1782 तक जंग होती रही। आखिरकार जो है सालबाई मुआहिदे के तहत पहली एंग्लो मराठा जंग का खात्मा हुआ या पहली एंग्लो मराठा जंग ख़त्म हुई। याद रखना है बच्चों आपको, पहली एंग्लो मराठा जंग सालबाई मुआहिदे के तहत ख़त्म हुई थी। और जो है अंग्रेज़ों ने इस जंग के बाद माधवराव दुवम को पेशवा मुकर्रर किया। जो पहले नाना फडणवीस ने जिसको बनाया था माधवराव दुवम को, उसी को जो है पेशवा मुकर्रर किया गया और रघुनाथ राव या रघुबा का वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। रघुनाथ राव जो अंग्रेज़ों से मदद तलब किया था उसका वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। तो ये पहली एंग्लो मराठा जंग के नतायज थे। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है और एक तो वो है अहद मुआविनत की पॉलिसी। तो क्या थी ये पॉलिसी जिसे जो है अंग्रेज़ों ने जारी किया था, तो जिसे सब्सिडरी अलायंस जिसे कहा जाता है, अहद मुआविनत की पॉलिसी। तो यहाँ पर 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो है हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर आया। तो वेलेस्ली नाम का गवर्नर जनरल 1798 ईस्वी में हिंदुस्तान आता है और ये हिंदुस्तान आने के बाद इसने अंग्रेज़ी हुकूमत की और हिंदुस्तानी रियासतों को अपने काबू में लेने के लिए एक पॉलिसी बनाया। वही पॉलिसी अहद मुआविनत की पॉलिसी कहलाई। यानी देसी रियासतों को, हिंदुस्तान की रियासतों को अंग्रेज़ों के काबू में लेने के लिए एक नई पॉलिसी जो बनाई गई वही अहद मुआविनत की पॉलिसी है, जिसे जारी करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था। तो ये अहद मुआविनत क्या थी? तो अहद मुआविनत पॉलिसी जो थी अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तानी रियासतों के दरमियान एक फ़ौजी मुआहिदा था। तो अहद मुआविनत पॉलिसी अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तानी रियासतों के दरमियान एक फ़ौजी मुआहिदा था ये। तो ये यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली की तस्वीर, तो जिसने जो है अहद मुआविनत की पॉलिसी को जारी किया था या कायम किया था। याद रखेंगे, आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा अहद मुआविनत की पॉलिसी को जारी करने वाला कौन था? तो अहद मुआविनत की पॉलिसी को जारी करने वाला गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। तो यहाँ पर अब अहद मुआविनत के उसूल क्या थे ये देखना है हमें। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि एक फ़ौजी मुआहिदा था देसी रियासतों
और अंग्रेज़ों के दरमियान। तो ये अहद मुआविनत का मकसद ही था अंग्रेज़ों का अपनी हुकूमत को बढ़ाना या अपनी हुकूमत की तौसी करना मकसद रखकर ही इस पॉलिसी को वेलेस्ली ने जारी किया था। तो अब अहद मुआविनत के उसूल क्या थे? तो अगर कोई भी देसी हुक्मरान इस पॉलिसी को अपनाता यानी मान लेता, तो वैसे हुक्मरान के दरबार में एक अंग्रेज़ी फ़ौजी दस्ता जो है रखा जाता था, यानी एक बड़ी फ़ौज अंग्रेज़ों की वहाँ पर रखी जाती थी ऐसे हुक्मरान के दरबार में जो इस पॉलिसी को मानता है। और साथ में एक अंग्रेज़ी अफसर रेजिडेंट का भी तकर्रुर किया जाता, एक बड़ा ऑफिसर रेजिडेंट नाम का तकर्रुर भी जो है उस बादशाह के दरबार में किया जाता था। और जो अंग्रेज़ों की एक बड़ी फ़ौज होती थी उसके तमाम ख़र्चों को और अखराजात को वो हुक्मरान ही भरना पड़ता था, यानी फ़ौज के तमाम ख़र्च और अखराजात को देसी हुक्मरान जो है ही भरना पड़ता था। और इसके अलावा अंग्रेज़ों की इजाज़त के बग़ैर ये देसी हुक्मरान किसी भी हुक्मरान से ताल्लुक़ात या जंग करना हो तो अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल के मशवरे की ज़रूरत होती थी। यानी इस पॉलिसी को जो बादशाह अपनाते थे तो वैसे बादशाह को किसी दूसरे बादशाह से दोस्ताना ताल्लुक़ात रखना हो या जंग करना हो तो दोनों मौक़ों पर अंग्रेज़ों की इजाज़त या मशवरा जो है लेना पड़ता था। तो यहाँ पर ये सिर्फ नाम के लिए बादशाह होते थे हमारे देसी हुक्मरान, तो असल में हुकूमत अंग्रेज़ों की ही होती थी। यानी दोस्ताना ताल्लुक़ात भी रखना हो तो अंग्रेज़ों की इजाज़त लेनी होती थी और जो है जंग भी करना हो तो अंग्रेज़ों की इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पर जो है या इस पॉलिसी को मानने वालों को ये शर्तें माननी पड़ती थी। तो ऐसी देसी रियासतों में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंदरूनी या बैरूनी हिफाजत देती थी। तो इसलिए अपनाते थे बहुत सारे हमारे देसी हुक्मरान इस पॉलिसी को, क्योंकि अंग्रेज़ों की मदद हासिल होगी, अंग्रेज़ों की फ़ौज जो है हमारी मदद करेगी, ऐसा सोचकर हमारी देसी रियासतें इस पॉलिसी पर दस्तखत करते थे। तो जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ मदद के बहाने हमारे हिंदुस्तानी रियासतों पर कब्ज़ा जमाना इनका मकसद था। तो इस वजह से ही ये नई पॉलिसी अंग्रेज़ों ने शुरू की थी जो अहद मुआविनत की पॉलिसी थी। तो याद रखेंगे आप लोग, अहद मुआविनत की पॉलिसी के उसूल इस तरह से थे। तो इस पॉलिसी से अंग्रेज़ी अफवाज के इंतज़ाम में आसानी हुई, अंग्रेज़ों को और हिंदुस्तान की रियासतों में को काबू में रखना इन्हें जो है यहाँ पर मुमकिन साबित हुआ। यानी हिंदुस्तानी रियासतों पर अपना काबू या कब्ज़ा जमाने में आसानी हुई इस पॉलिसी के तहत, और हिंदुस्तान की रियासतों को माशी तौर पर इस्तेहसाल किया गया। यानी अब तमाम फ़ौज का खर्च, अंग्रेज़ों की फ़ौज का तमाम खर्च जो है देसी हुक्मरान को ही बर्दाश्त करना पड़ता था। तो हर वक्त तो जंगें नहीं होती थी और फ़ौज का काम नहीं होता था, लेकिन तमाम खर्च और अखराजात जो है उस फ़ौज के जो है देसी हुक्मरान को बर्दाश्त करना पड़ता था। तो इस तरह से हिंदुस्तान की रियासतों का माशी तौर पर इस्तेहसाल अंग्रेज़ों ने किया। तो इस पॉलिसी को मानकर सबसे पहले दस्तखत करने वाली जो रियासत थी वो हैदराबाद रियासत थी। याद रखना है आपको, इस अहद मुआविनत की पॉलिसी को मानकर सबसे पहले जिस रियासत ने दस्तखत किए तो वो रियासत थी हैदराबाद। तो एग्ज़ाम में आपको ये सवाल जो है पूछा जा सकता है कि अहद मुआविनत की पॉलिसी को मानने वाली या सबसे पहले अहद मुआविनत पॉलिसी पर दस्तखत करने वाली रियासत कौन सी थी बोल के, तो वो रियासत थी हैदराबाद रियासत, जिसने इस मुआहिदे को मानकर, अहद मुआविनत पॉलिसी को मानकर सबसे पहले दस्तखत की थी। तो इसके बाद हैदराबाद के अलावा मैसूर, अवध, तंजावुर और मराठा, पेशवा और अरकाट, पूना, बिरार, ग्वालियर और दीगर रियासतें भी जो है इस मुआहिदे को मानकर अहद मुआविनत पर दस्तखत किए थे। तो इन तमाम रियासतों पर यहाँ पर अंग्रेज़ों का
जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों के मातहत आ गई थी ये रियासतें। हैदराबाद के बाद हैदराबाद, मैसूर, अवध, तंजावुर या मरहटा सल्तनतें, अर्काट, पूना, बीरार, ग्वालियर और दीगर रियासतें। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने बहुत सारी रियासतों पर जो है अहद मुआविनत पॉलिसी के तहत अपने काबू में लाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर नक्शे में आप लोग देख रहे हैं अहद मुआविनत के तहत अंग्रेज़ों के ज़ेर काबू आने वाली रियासतें। तो अवध है, इंदौर है, हैदराबाद है और तंजावुर है। तो चंद जो है मुकामात की निशानदही नक्शे में आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली रियासत हैदराबाद थी जिसने इस पॉलिसी पर दस्तखत किए थे। तो चलिए अब यादा कर लेते हैं हम। तो मतलब जो है यहाँ पर आपने इस सबक को कितना जाना है, इसको जो है देखने के लिए थोड़ा यादा कर लेंगे हम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस सबक को गौर से सुना है और जो सवालात यहाँ पर पूछे जाएंगे उसको आप लोग जो है जवाबात देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक जुमले में जवाब देना है आप लोगों को। तो पहला सवाल है, अंग्रेज़ों की क़ैद में रहने वाले किस मुग़ल हुक्मरान को मरहटों ने दिल्ली के तख्त पर बिठाया? अंग्रेज़ों की क़ैद में रहने वाले किस मुग़ल हुक्मरान को मरहटों ने दिल्ली के तख्त पर बिठाया? तो आपको वक्त दिया जाएगा, सोचिए और सोचकर इस सवाल का जवाब दीजिए। तो पढ़ चुके हैं आप कि किस मुग़ल हुक्मरान को मरहटों ने दिल्ली के तख्त पर बिठाया था, जो बक्सर की जंग के बाद जो है जिसे क़ैद करके यहाँ पर क़ैद में अंग्रेज़ों ने डाल दिया था। तो उस मुग़ल हुक्मरान को मरहटों ने दिल्ली के तख्त पर बिठाया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। शाबाश, सही जवाब है आप लोगों का शाह आलम दुवम। तो शाह आलम दुवम को जो है अंग्रेज़ों की क़ैद में रहने वाले मुग़ल हुक्मरान शाह आलम दुवम को मरहटों ने दिल्ली के तख्त पर बिठाया था। तो ये जो है सही जवाब आप लोगों ने दिया। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ। अब चलिए और एक दूसरा सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर। मुग़ल हुक्मरान शाह आलम ने अंग्रेज़ों के तहत आने वाले कौन से इलाक़ों को मरहटों को लौटाया? तो मुग़ल हुक्मरान जिसे जो है मरहटों ने बादशाह दिल्ली का बनाया था, तो शाह आलम ने अंग्रेज़ों के तहत आने वाले कौन से इलाक़ों को मरहटों को लौटाया? तो कौन से वो इलाक़े थे? दो इलाक़े थे वो जो अंग्रेज़ों के तहत आते थे, तो जिनको जो है शाह आलम ने मरहटों को लौटाया। सोचिए और सोचकर जवाब दीजिए। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का अहमदाबाद और कोटा रियासतें। तो ये दो रियासतें थीं, अहमदाबाद और कोटा। तो इन रियासतों को जो है मरहटों को शाह आलम ने लौटाया था। तो ये दो रियासतें अहमदाबाद और कोटा रियासतें अंग्रेज़ों के तहत आती थी, तो जिसको मरहटों को शाह आलम ने लौटाया। अब चलिए और एक सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर। नारायण राव का कत्ल किसने करवाया? नारायण राव का कत्ल किसने करवाया? बिल्कुल सही, शाबाश, रघुनाथ राव ने। रघुनाथ राव ने नारायण राव का कत्ल करवाया। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब जो है माधवराव का इंतकाल हुआ, तो जो है यहाँ पर उस वक्त जो है नारायण राव को पेशवा बनाया गया था, पेशवा बना था नारायण राव। लेकिन दूसरी तरफ रघुनाथ राव पेशवा बनने का ख्वाहिशमंद था, जिसकी वजह से इसने नारायण राव का कत्ल करवाया था। तो ये जवाब भी आपने सही दिया, नारायण राव का कत्ल करवाने वाला रघुनाथ राव था। तो चलिए एक और सवाल है, मरहटों के अहम लीडर कौन थे? मरहटों के अहम लीडर कौन थे? मरहटों के अहम रहनुमा या लीडर जिन्होंने जो है मरहटा इत्तेहाद को कायम रखने की कोशिश की, तो वो कौन थे? सोचिएगा
और सोचकर जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, वो नाना फडणवीस थे। तो मराठों के अहम लीडर या अहम रहनुमा जो थे नाना फडणवीस थे। तो जब तक ये जिंदा थे तो मराठों में इत्तेहाद कायम रहा। तो इत्तेहाद कायम रखने की कोशिश नाना फडणवीस ने की, मराठों में इत्तेहाद कायम रखने के लिए। इसके बाद और एक सवाल है आप लोगों के लिए, पहली एंग्लो मराठा जंग कौन से मुआहदे पर ख़त्म हुई थी? पहली एंग्लो मराठा जंग कौन से मुआहदे पर ख़त्म हुई थी? तो जवाब दीजिए सोचकर। पहली एंग्लो मराठा जंग कौन से मुआहदे पर ख़त्म हुई थी? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। सालबाई मुआहदा था ये, जिसके तहत जो है पहली एंग्लो मराठा जंग का खात्मा हुआ था। अब चलिए और एक सवाल, अहद मुआविनत पॉलिसी को किसने जारी किया? अहद मुआविनत पॉलिसी को किसने जारी किया? शाबाश, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने अहद मुआविनत पॉलिसी को जारी किया था। तो चलिए और एक सवाल है, अहद मुआविनत को कबूल करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? अहद मुआविनत पॉलिसी को कबूल करने वाली या अपनाने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? शाबाश, बिल्कुल सही, तो वह हैदराबाद रियासत थी जिसने अहद मुआविनत पॉलिसी को सबसे पहले अपनाया था या कबूल किया था या दस्तखत किए थे। तो जिन लोगों ने सही सही जवाबात दिए हैं उन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और जो है ऐसे ही अच्छा पढ़ी है। अब चलिए घर पर काम होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिएगा, अपने कापियों में नोट कर लीजिए। तो दर्जे झेल सवालात के जवाबात 5 या 6 जुमलों में लिखिए। तो आपको इन सवालात के जवाबात 5 से 6 जुमलों में लिखना है। तो पहला सवाल है, पहली एंग्लो मराठा जंग के असबाब बयान कीजिए। तो पहली एंग्लो मराठा जंग के क्या असबाब थे, क्या वजूहात थे, ये लिखना है आपको तफसील से 5 या 6 जुमलों में। और दूसरा सवाल है, अहद मुआविनत के शरायत या उसूल क्या थे? अहद मुआविनत पॉलिसी जो वेलेस्ली ने जारी की थी तो वो क्या थी, उसके शरायत और उसूल क्या थे, ये भी आप लोगों को लिखना है 5 से 6 जुमलों में। तो आप लोग इन्हें जो है पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे और जो है रटना नहीं है आपको, बल्कि जो है याद रखना है अहम नुकात को और जो है उनको जो है एग्ज़ाम में पॉइंट्स को जो है बढ़ाकर लिखने आ गया तो आसानी से आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ